दोस्तों नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा और मैं आपको 7 तारीख के लिए, जो कि सोमवार है, सोमवार को एक नए वीक का स्टार्ट होने वाला है। और उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जो हमको मार्केट में कल के लिए और आने वाले समय के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। उसमें अभी दो बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे विश्व में आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले पायदान पे आ रहा है रशिया और यूक्रेन का मैटर, जो कि उन दोनों के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और वो कभी भी बड़ा रूप धारण कर सकता है। अब वो बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर बहुत कम टाइम में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम है। और जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका स्वभाव भी भली भांति सबको परिचित है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे पायदान पे आ रही है बात यूएसए के अंदर जो उनकी फेडरल बैंक है, जैसे हमारी रिजर्व बैंक है वैसे उनकी फेडरल बैंक है, उसके जो टॉप लेवल के, जैसे हम गवर्नर बोलते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ पे जो गवर्नर के चीफ प्रेसिडेंट है वो है मतलब जेरोमी पॉवेल को इतना ज़्यादा प्रेशर है कुछ टाइम से कि उनको ये निर्णय न मानते हुए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ये मुद्दे को, एक तो सबसे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन को लेकर के, मुद्रास्फीति को लेकर के और एक्सेस लिक्विडिटी, इसको लेकर के उनके ऊपर बहुत दबाव बना हुआ है उनकी गवर्नमेंट के अंदर। मतलब उसको वहाँ पे सेनेट बोलते हैं, हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ सेनेट में भी अपक्ष का बहुत ज़्यादा दबाव था। और फिर भी उन्होंने ये सब दबाव के बावजूद भी पिछले 6-8 महीने से वो इस मैटर को लिंगर ऑन करते आ रहे हैं। लिंगर ऑन का मतलब ये नहीं है कि उससे वो टालना चाहते हैं, मतलब उन्होंने अपने पद को देखते हुए इकोनॉमी पे ज़्यादा भार दिया कंपेयर टू इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे। उनका सोच ऐसा था कि अगर हम इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। उससे लोगों का जो एक्सपेंस हो रहा है वो उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब इन शॉर्ट में वो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, खर्च के ऊपर, न कि उसके अंदर वो मतलब लोगों का खर्च करना कम करें और वो बैंक में पैसा जमा कराएं, जिससे कि उनकी सोच ऐसी थी कि इकोनॉमी साइकिल को तेज करने के लिए खर्च बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए वो ब्याज दर बढ़ा नहीं रहे थे और जो मार्केट में एसेट्स के थ्रू जो मार्केट में पैसा डाल रहे थे, लिक्विडिटी डाल रहे थे, उनको भी उन्होंने कम नहीं किया। लेकिन अब दोनों पॉइंट के ऊपर उनको दबाव है। एक तो जो एसेट्स बाय कर रहे थे मार्केट में से वो भी वो कम करेंगे, उसकी वजह से भी पैसा कम जाएगा, और दूसरा वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम होगी, पैसे की कमी होगी, और ये सब सोच ही मार्केट पे हावी होते हैं और मार्केट को नीचे की ओर धकेलते हैं। तो ये दो पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमको आने वाले समय में क्या हो रहा है, एफआईआई क्या रणनीति बना सकती है, डीआईआई किस तरफ सोच रही है, ये सब बातों को समझने में बहुत ही आसानी रहती है। तो ये सब बातों को देखते हुए मैं आपके लिए 5 जो मैंने शेयर निकाले हैं वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले है, मुझे एक कमेंट आया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था इन्फोसिस पे मेटावर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने टॉपिक ही ऐसा दिया था उसके अंदर, लेकिन हो सकता है कुछ मेरा वीक पॉइंट हो या मेरे बोलने में ऐसा रहा हो। तो एक पॉइंट ऐसा था कि क्लैरिफिकेशन दो हमको इसके बारे में। तो मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि इन्फोसिस के बारे में कुछ भी बताने जैसा नहीं है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। इन्फोसिस को पूरी दुनिया जान रही है अच्छे से, और हमारे देश की तो बहुत बड़ी कंपनी है ही। सबसे पहले टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो बाद में आई है। सबसे पहले नारायण मूर्ति जो इसके मेंटर हैं, जो इसके स्थापक रह चुके हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, और यही सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की सॉफ्टवेयर के कंपनी में, और आज भी उन्होंने अपना दबदबा बना करके रखा है। नो डाउट टीसीएस बड़ी हो चुकी है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसकी छवि आज भी अच्छी है इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस के अंदर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है बहुत पहले से।
तो उसका फ़ायदा उसको ज़्यादा होगा, ऐसा मैंने मेरे स्टडी से और लोगों के एक्सपर्ट से सुना था, ये मैं बताता हूँ। तो ये मैटर को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्फोसिस को आपको बाय करना है, 1740 का उसका क्लोजिंग है, लेकिन हमको कम से कम 6-8 महीने का या 1 साल का नज़रिया बना करके उसको बाय करना है, क्योंकि वर्चुअलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से ग्रोथ बता रहे हैं और वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और उसी की वजह से इसके अंदर बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अभी 6-8 महीने या 1 साल के लिए अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब मैं आता हूँ, दूसरा है वर्धमान टेक्सटाइल। अभी जो बजट गया है 1 तारीख को, मतलब 1 फरवरी को, उसके पहले भी गवर्नमेंट ने 2 या 3 दफ़े PLI स्कीम के थ्रू और बहुत से ऐसे नोटिफिकेशन निकाले, उसके थ्रू उन्होंने हिंट दिया कि एक तो अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट के सामने अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो बार बार अपोजिशन पार्टी में, अगर आपने इलेक्शन के जो कैंपेन के अंदर जो पार्टी मतलब जो इन्वॉल्व पार्टी, मतलब जो रनिंग पार्टी है, जैसे कि बीजेपी के अपने बाबा जिसको हम बोलते हैं विश्वनाथ, तो वो भी अपने भाषण में क्या बोलते हैं, उसके बाद में अपक्ष के अंदर जैसे अखिलेश यादव हो गए, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव हो गए, फिर आपके कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी हो गए और बाद में मायावती हो गई और भी बहुत से अपक्ष के लोग हैं, वो इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं कि ये गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएशन नहीं किया या लोगों को मतलब नौकरियां की सहूलियत नहीं दी है, ऐसा ग्रोथ नहीं किया जिसके अंदर गवर्नमेंट नौकरी के अंदर मतलब बहुत सी सीटें बढ़ाए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जाएगा वैसे वैसे पूरे विश्व में, नहीं कि इंडिया में, जो काम होते थे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू काम होंगे तो नौकरियों में कमी आएगी। अब गवर्नमेंट को कोई दूसरा रास्ता निकाल करके सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेनिंग दे करके या सॉफ्टवेयर के अंदर क्लासेस चला करके या ऐसी कोई व्यवस्था करके लोगों का रुझान बढ़ाना पड़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, उनकी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि इस क्षेत्र में उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। या फिर इंडस्ट्रियल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा जो विश्व को आज इसकी ज़रूरत है, तो ही जॉब क्रिएशन हो सकता है। बाकी अगर हम जो हमारी पुरानी पद्धति को लेकर के अगर हम चलेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा जॉब क्रिएशन का मुद्दा। और ये यहाँ पे ही है, ऐसा नहीं है इंडिया में, पूरे विश्व में ये छाया हुआ है, सबके लिए सरदर्द बना हुआ है जॉब क्रिएशन का, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत तेज हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन के जो रिक्वायरमेंट होते हैं या उनके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उससे वो दूर रहना चाहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सभी लोग समझ रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हमको एक ऐसा रोबोट मिले जो ऐसा वो बिजनेसमैन बोले और वैसा काम हो जावे। वो किसी भी तरीके से ह्यूमन को एम्प्लॉय रखने के फेवर में नहीं है ज़्यादातर केस के अंदर, ये मेरे अपने विचार हैं। तो इसको देखते हुए बहुत मुश्किल काम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है इसको बहुत तेज़ गति से जो डायरेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन में काम करके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी डिस्कस किया, उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और उसके बाद में रियल एस्टेट के अंदर ऐसी स्किल बनाए जिससे कि उनको रोजगार मिले आने वाले समय के डिमांड के हिसाब से। तो वर्धमान टेक्सटाइल 2555 रुपये का क्लोजिंग है। ध्यान रखना ये फ्राइडे को 133 रुपये बढ़ा हुआ है। फिर भी हमको अगर लॉन्ग टाइम के लिए हमको बाय करना है तो थोड़ा नीचे आए तो हमको राह देखनी है, और मैं बोलूँगा 2450 या 2400 के करीब आवे तब हमको 6-7 महीने के लिए रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन जो बहुत रिस्क ले सकते हैं और लंबा टाइम के लिए ले सकते हैं उसको 1 साल के लिए टाइम के लिए, तो वो थोड़ा सा नीचे मतलब 2500 भी आवे तो भी लॉन्ग टाइम के लिए ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है। इनका एक्सपोर्ट भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, और पिछले अगर 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप चेक करेंगे तो उस हिसाब से जैसा मैंने पढ़ा है और लोगों का रुझान है उसके हिसाब से इसमें एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बढ़ने की संभावना है और डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। और पूरे विश्व में इसकी डिमांड बढ़ रही है टेक्सटाइल के अंदर, उसको देखते हुए इसका फ्यूचर अच्छा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद में है HCL टेक्नोलॉजी जो कि 1163 रुपये बंद आया है, 7 से 8 रुपये ही बंद है, लेकिन वो कंपनी बहुत अच्छी है। उसमें भी हमको 4-5 महीने का या 6 महीने का
अगर हॉरिजॉन्टल लेकर के चलते हैं तो उसके अंदर जो जो मार्केट के अंदर वो इन्वॉल्व है, जिस क्षेत्र के अंदर हार्डवेयर के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और उसको देखते हुए और वो लेटेस्ट जो डिमांड है उसके क्षेत्र में काम करते हुए इसके अंदर भी काफ़ी गुंजाइश है बढ़ने की। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा HCL टेक्नोलॉजी। उसके बाद में हिंदाल्को, जो कि अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम के अंदर, और एल्यूमिनियम के अंदर पूरे विश्व में जो डिमांड बढ़ रही है, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो इनोवेशन हो रहा है, उसके तहत ही मैं आपको दे रहा हूँ 525 रुपये का क्लोजिंग है। ये इसके अंदर पूरे एशिया के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, और उसका एक्सपेंशन, उसका कैपिटलाइजेशन, उसका कैपेक्स और उसकी जो नई नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, पूरे स्टाफ को स्किल करना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना और ज़्यादातर फोकस इनोवेशन पे देते हुए उनका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो हिंदाल्को आपको 525 में बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब लॉन्ग टर्म मतलब मैं वो लंबा नहीं बता रहा हूँ 5 साल 10 साल के लिए, आपको कम से कम 6 महीने 8 महीने के लिए। उसके साथ में एक और मैं कंपनी आपको देना चाहता हूँ, जो कि आपको मैं बोलूँगा नैल्को। जो नैल्को में आपको 92, 95, 96 से देते हुए आ रहा हूँ, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 महीना ही हुआ है। आप मैंने बता सकता हूँ आपको, मेरे वीडियो के अंदर मैंने नैल्को 96, 97, 98 में काफ़ी लोगों को दिलवाए थे। आज की तारीख में 118 रुपये। फिर आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 118 में भी बाय कर सकते हैं, अगर 2-4 महीने का ओरिजेंटल हमारे पास पीरियड हो तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे इसका 130 से 135 रुपये का टारगेट दिखता है। और एल्यूमिनियम के अंदर बहुत डिमांड है, रेलवे के अंदर, एविएशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। और रेलवे मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी कुमार है, उन्होंने कई दफ़े पिछले 3 महीनों के अंदर बोल चुके हैं वो, कि अभी बजट में भी हुआ था वंदे भारत 400 ट्रेन बनाने की बात करी है। अब वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो एक अलग मुद्दा है, समय लगेगा इसमें। लेकिन उन्होंने पूरे कोचेस के एल्यूमिनियम के ऊपर शिफ्ट होने की बात करी, और वो काम बहुत ज़ोर शोर से चल भी रहा है। तो उसके तहत मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसका जो भाव है वो आपको 118 रुपये है, मैंने 135 का भाव दिया आपको बराबर। उसके बाद में एक और है, उसके अंदर नैल्को के अंदर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, और दूसरी एक है NELCO नैल्को, वो है 807 रुपये की। वो भी मैं आपको आज रिकमेंड कर रहा हूँ। ध्यान रखना, दोनों में स्पेलिंग अलग है, दोनों के रेट अलग है। नाल्को 118 रुपये पे क्लोजिंग है, और नैल्को 807 रुपये पे, 5 रुपये 6 रुपये माइनस में ही है वो। तो नाल्को क्या काम कर रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो नैल्को का स्पेशलाइज इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटीज़, ध्यान रखना। उसके बाद में एंड सर्वेलेंस, मतलब जो टेक्नोलॉजी के थ्रू वॉच रखे। आजकल सर्वेलेंस का आप देखा होगा, हर फैक्ट्री में, हर सोसाइटी में, हर घर में लोग बाग आजकल जो कैमरे लगाते हैं, उसके अंदर भी बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अंदर है। फिर सिक्योरिटी को लेकर के, बॉर्डर के ऊपर, फिर गवर्नमेंट प्लेस के ऊपर, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके अंदर इसकी मोनोपोली जैसा है। उसके बाद में डिफेंस के अंदर, सिविल एप्लीकेशन के अंदर, ट्रांजैक्शन जो होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक के, उसके अंदर बहुत से क्षेत्र में ये है। और डेटा के अंदर भी है, बहुत से क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करिए। तो नैल्को को हमको 1 साल के लिए लेना है। मुझे इसका 1100 से 1200 का टारगेट दिखता है। फिलहाल 807 रुपये का इसका क्लोजिंग है फ्राइडे का। तो मैं ये 5 आइटम आपको दे रहा हूँ कल के लिए, मतलब 7 तारीख के लिए, 7 फरवरी 2022 सोमवार के लिए। तो उसमें आपको ध्यान से काम करना है, और 2 मैंने जो मुद्दे बताएं उसको भी जहन में रखना है। सबसे पहला मुद्दा वापस रिपीट करना चाहूँगा, रशिया और यूक्रेन का। और दूसरा है जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो कि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट और एसेट्स एलोकेशन का जो मैटर है वो, क्योंकि FII का पैसा बहुत लगा हुआ है, और आजकल स्मार्टफोन की वजह से सभी के हाथ में पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके तहत कोई भी न्यूज़ होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होकर के लोगों को मालूम पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट बाज़ार में हमको दिखता है। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको। ये सेक्टर हुआ, उसके बाद में टेक्सटाइल हुआ, और मेटल सेक्टर, इसमें बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताया वो मैं आपको बोल चुका हूँ, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि ये सब 1 वीक के लिए या 4 दिन के लिए नहीं होते हैं। ये जो सेक्टर होते हैं, अच्छे होते हैं, काफ़ी टाइम तक इसका पॉजिटिव रह सकता है। जैसे गैस सेक्टर, गैस का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। फिर अपने कंज्यूमर को लेकर के मैंने आपको बहुत सारा बताया था।
फिर अपने फार्मा को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, ये सभी में बजट में क्या बोला है, पीएलआई में क्या हो रहा है। और पीएलआई के थ्रू तो गवर्नमेंट बार बार अपने नोटिफिकेशन के थ्रू उसमें चेंज करती रहेगी और पैसा एलोकेशन करती रहेगी, जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव हो। और वैसे भी अभी इलेक्शन चालू होने वाले हैं, जो वोटिंग होगी 10 तारीख से यूपी के अंदर और जो 5 राज्यों में होने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमको आने वाले मार्केट में दिखेगा। क्योंकि जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगी, पिक्चर थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा वो सबके लिए। तो मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, अभी इतना ही रखता हूँ। ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पुराने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को जिसको मार्केट में इंटरेस्ट है। और जो नए आए हैं उनको बोलूँगा जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर हम मिल करके अच्छे से तैयारी करें, माइक्रो लेवल पे जा करके और मार्केट में एंटर होंगे तो हमको प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाएगी। लास्ट में यही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।